रोशनी का कारवां। This podcast is brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। Hi, my name is George Abraham and welcome to iWay Conversations. आज मेरा मेहमान है कमल प्रजापति जो आवाज की दुनिया से संबंध रखते हैं. He works with radio and he does a lot of work in the area of voice. कमल, आपका स्वागत है. वेलकम. Thank you, George Abraham sir. Thank you so much. Hello everyone. तो ये आवाज के साथ और ये जो आवाज की दुनिया में आपका जो रुचि है और आपका जो रुझान है, इसके पीछे कहानी क्या है? मैं बचपन से ही इस मामले में क्लियर था बहुत ज्यादा कि मुझे कम्युनिकेशन या वॉइस की दुनिया में ही जाना है. इसका एक सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये कि मैं रेडियो का एक बहुत गहरा लिसनर था. मतलब बचपन से ही मैं रेडियो सुनता था और रेडियो सुनने के साथ साथ मुझे ये मेरे मन में एक जिज्ञासा जरूर रहती थी कि जो रेडियो पर बोल रहे लोग हैं, क्या मैं भी कभी रेडियो का जो रिसीवर है उसके उस पार जहां माइक होते हैं वहां बैठने का मुझे कभी मौका मिलेगा या रेडियो प्रोग्राम्स बनाने का मौका मिलेगा. इनफैक्ट आपको मैं अगर अपनी बचपन की इमेजिनेशंस बताऊं तो बचपन में ही जब मैं शायद 8-9 साल का रहा हूंगा तो एक रेडियो स्टेशन की मैंने इमेजिनेशन कर ली थी कि एक रेडियो स्टेशन होना चाहिए अपना. उस रेडियो स्टेशन के ये प्रोग्राम्स होंगे, ये प्रोग्राम्स का शेड्यूल होगा, टाइमिंग ये होगी, ये कंटेंट रहेगा. वो सब बचपन में ही मेरी कल्पनाएं थी. एंड उसके बाद क्योंकि मैं देहरादून NIVH का स्टूडेंट रहा हूँ. NIVH जो एक इंस्टीट्यूट है जहाँ मॉडल स्कूल जहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई होती है 12वीं कक्षा तक, 12th तक. तो उस स्कूलिंग के दौरान अपनी मैंने रेडियो जो वहाँ के लोकल रेडियो स्टेशंस थे वहाँ पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था. और इसमें मैं अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को बहुत यहाँ पर थैंक्स कहना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने चाहे हमारे पेरेंट्स हों या वहाँ के प्रिंसिपल्स हों तो इस चीज के लिए मुझे स्कूल से भी छुट्टी दे दिया करते थे कि कभी मेरा अगर कोई पोएट्री रेसिटेशन है, कोई टॉक है, रेडियो टॉक, तो उसके लिए मुझे जाना है तो स्पेशली मैं अगर प्रिंसिपल सर से छुट्टी लेकर जाया करता था तो मुझे छुट्टी मिल जाती थी. पेरेंट्स मेरे साथ रेडियो स्टेशन तक जाते थे और रेडियो स्टेशन पर प्रोग्राम करने के बाद जो एक टोकन मनी होता है वो मिलता था तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि कम से कम मैंने अभी रेडियो के जरिए कुछ कमाना शुरू कर दिया है. पोइट्री, गजल, संगीत, भाषण या टॉक्स, इस सब में आपको बचपन से ही लगता है कि शौक था. तो ये शौक का स्रोत क्या था? मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे थे जो 2nd, 3rd, 4th क्लास से ही उन्होंने नॉवेल्स पढ़ने शुरू कर दिए थे. तो उनके साथ रहने से मेरा ये हुआ फायदा कि मैंने भी लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया, पोइट्रीज को पढ़ना शुरू किया, जो आउट ऑफ द सिलेबस किताबें होती हैं उनको पढ़ना शुरू किया. उससे एक पढ़ने लिखने से जो एक लिटरेचर के प्रति लगाव होता है, पोइट्री लिखना, इनको लेकर थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ा और बचपन में ही कविताएं लिखनी भी शुरू की. हम लोग इनफैक्ट स्कूल में कई जो कॉम्पिटिशन्स होते थे आपस में स्कूल में तो उसमें आपस में ही कम्पीट भी किया करते थे कि आज उसने एक कविता लिखी है, कल मुझे लिखनी है. तो इस तरह से वो जो सर्कल था उससे मुझे बहुत फायदा मिला और उसका ही नतीजा था कि लिटरेचर, पोइट्रीज, डिबेट, इन सब की तरफ मैं आगे बढ़ा. क्या आपको स्कूल या कॉलेज में कभी पब्लिक स्पीकिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग या स्टोरी टेलिंग में प्रशिक्षण मिला था? मुझे याद है कि एक बार हमारी एक रेडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी. रेडियो में हमारी NIVH में ही ऑर्गेनाइज की गई थी. उसमें रेडियो की दुनिया के एक बहुत बड़े व्यक्ति आए थे. उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को बहुत एक दिन की क्रिएटिव वर्कशॉप थी जब मैं क्लास 11th में था. उसमें स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग, उसको स्टोरी राइटिंग के बाद उसको सुनाना जैसे रेडियो पर हम लोग सुनाते हैं, एक फिल्म की कहानी को प्रेजेंट करना, इस तरह की बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस थी. और मुझे अब तक याद है कि उस कॉन्फ्रेंस ने मेरे अंदर इस इंटरेस्ट को और ज्यादा बढ़ा दिया था. तो ऐसे जो इंटरेस्टिंग आयोजन है मुझे लगता है कि आज भी होने चाहिए स्कूल्स के लेवल पर. अब मुझे मालूम नहीं है कि होते होंगे या नहीं होते होंगे ऐसी कॉन्फ्रेंस. ऐसे में
कई बार ऐसा होता है कि जिस स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है किसी भी चीज में, हो सकता है कि बहुत सारे लोग उस इंटरेस्ट अपने करियर बनाना चाहते हैं, और ऐसी चीज अगर उन्हें मिल जाए तो उनके लिए तो बस ऐसा होता है कि कोई खजाना मिल गया। तो मेरे लिए भी वो ऐसा ही था। If you know of anyone with vision impairment who needs guidance on living life with blindness, please share the iWay National Toll-Free Helpline number 1800-5320-469. The number is 1800-5320-469. आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया और वहां से आपने अपना मास्टर्स किया। जी, मास कम्युनिकेशन ज्वाइन करना मेरे लिए उसी तरह था जैसे मेरा सपना पूरा हो रहा था। बहुत से मेरे फ्रेंड्स ने कई बार ये भी कहा कि एक बार सोच लो, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक ऐसा नया फील्ड है जहाँ शायद बहुत से दृष्टिबाधित लोग जाते नहीं हैं। लेकिन वहां जाने के बाद मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ अपने प्रोफेसर्स का कि उन्होंने इतना अच्छा माहौल मुझे दिया। उस वक्त मेरे पास शायद कुछ एक्सेसिबल डिवाइसेस भी नहीं थी, चीजें भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी कि आप अपने असाइनमेंट्स ऑडियो में देना चाहते हैं, ऑडियो फॉर्मेट में हमें ऑडियो में रिकॉर्ड करके दे दीजिए। आप रिटन में देना चाहते हैं, रिटन में दे दीजिए। ब्रेल में देना चाहते हैं, ब्रेल में दे दीजिए। आप जैसे एग्जाम्स करना चाहते हैं, जैसे आप देना चाहते हैं वैसे दीजिए, बट अपनी काबिलियत, अपनी क्वालिटी यहाँ जरूर दिखाई। तो मुझे इतना अच्छा फ्लेक्सिबल माहौल मिला कि वहां मैं ग्रो कर सका। और मुझे इस बात का भी कई बार प्राउड होता है कि कई जो ऑडियो का, क्योंकि ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में साथ साथ में पहले से ही इस्तेमाल करता था, चीजें सीखता था, तो कई स्टूडेंट्स को वहां जाकर मैंने ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स अपने कलीग्स को, अपने क्लासमेट्स को सिखाया, बताया। तो ये कंट्रीब्यूट करना मेरे लिए मेरे क्लास में इमेज को और उसने बढ़ाया। आईआईएमसी का जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के बाद आपका अगला कदम क्या था? मुझे याद है कि जब पहला एक टीवी चैनल आया प्लेसमेंट के लिए, न्यूज एक्सप्रेस टीवी, शायद एक्सपेरिमेंट के तौर पर या क्या सोचा होगा न्यूज एक्सप्रेस टीवी वालों ने, लेकिन उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीज लगी कि एक विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति एक जर्नलिज्म कर रहा है, इसको एक बार क्यों ना मौका दिया जाए। जो जितने भी थे लोग बैठे थे उसमें से 4-5 लोगों में मतलब आप सोचिए 200-250 लोगों में से 4-5 लोगों का सिलेक्शन हुआ, और 4-5 लोगों में से मुझे भी न्यूज एक्सप्रेस ने सिलेक्ट किया। छोटी सी सैलरी में अपना नोएडा में अपना रहना शुरू किया, स्ट्रगल करना शुरू किया। रात तक हम लोग टीवी चैनल में थे। उन्होंने मुझे वेब कंटेंट एडिटर जहां होते हैं उनके साथ ज्वाइन किया कि वेब जो यूट्यूब वगैरह उस वक्त शुरू ही हुआ था कि अब यूट्यूब के लिए कंटेंट और वीडियोस लिखना शुरू हुआ था, तो उसमें मैंने काम किया। एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर मुझे एक स्पेशल रिपोर्ट्स का भी एक प्रोग्राम दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी इस चैनल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको एक शो के तौर पर भी हम क्यों ना प्रेजेंट करें। तो मैं भी इंटरेस्टेड था, मैं टीवी पर मैं भी आना चाहता था। तो आंखें खोलो इंडिया नाम से उन्होंने स्पेशल रिपोर्ट्स का एक सेगमेंट शुरू किया जिसमें कि सोशल इश्यूज उठाते थे। उस वक्त स्वच्छ भारत अभियान, इस तरह की गवर्नमेंट की स्कीम भी चल रही थी। तो उसमें लोगों को फील्ड पर जाकर मैं लोगों से बात करता था। जैसे मान लीजिए रेलवे क्रॉसिंग है, ब्रिज है, लोग ऐसे क्रॉस कर लेते हैं, तो उनको टोकता था कि आप क्यों क्रॉस करते हैं, क्या रूल्स, उनको रूल्स की जानकारी नहीं थी, तो उनको अवेयर करते थे हम। तो इस तरह के एक फील्ड वर्क वाला एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था जिसमें वॉइस ओवर भी होता था। लोगों से सड़क पर जाकर हम लोग दिन भर रिपोर्टिंग किया करते थे, बात किया करते थे माइक लेकर। और मुझे उन्होंने इस बात की खुशी है कि पूरा असिस्ट किया, अच्छी कैमरामैन, एक असिस्टेंट प्रोवाइड किया, जिससे कि हम लोग फील्ड पर माइक हैंडल करना सिखाया कि कैसे रिपोर्टिंग करते वक्त आप जाएं तो आप माइक अपने पास लेकर आप जब सवाल पूछें तो दूसरे के पास किस तरह से। वो हालांकि मैंने अपने जर्नलिज्म में जरूर सीखा था, लेकिन प्रैक्टिकली वहां ज्यादा सीखने का मौका मिला। तो इस तरह का फील्ड एक्सपीरियंस रहा और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा। काफी कुछ सीखने को मिला, बहुत स्ट्रगल भी था, चैलेंजेस भी थे, लेकिन एक चैलेंज के तौर पर मैंने लिया और बहुत सक्सेसफुल वो कार्यक्रम रहा। कुछ फाइनेंशियल रीजंस के चलते वो शायद चैनल आगे नहीं चल पाया और वो टीम जो मुझे लेकर आई थी वो भी वहां से चले गए। तो उसके बाद मुझे भी वहां से जाना पड़ा और उसके बाद मैं वापस अपनी रेडियो की दुनिया में आया। तो यहाँ पर आपने अपना रेडियो ज्वाइन किया होगा, राइट? जी। आईएमसी से भी मुझे बार मतलब इस बात के लिए काफी मेरे सीनियर्स प्रोफेसर्स थे कि आप यहाँ ज्वाइन कर लो। इसके लिए मुझे काफी, क्योंकि वो मेरी शायद
एबिलिटी से परिचित थे कि ये बहुत अच्छा काम कर सकता है रेडियो में, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे सेलेक्ट करके अपना रेडियो में एक प्रोग्राम प्रोड्यूसर के तौर पर मुझे ज्वाइन किया। तो वहां से कम्युनिटी रेडियो की मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। शुरुआत में मैंने वहां जाते ही, क्योंकि मैं रेडियो से तो परिचित था ही, प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, लाइव शोज करने शुरू किए, वहाँ के रेडियो के लिए जिंगल्स बनाने शुरू किए। तो जो भी मेरी क्वालिटीज थी उसको पूरा मैंने अपना रेडियो में झोंक दिया। और बेहतर मेरे लिए ये हुआ कि अपना रेडियो से काम करने की शुरुआत इसलिए मैं बेहतर मानता हूँ क्योंकि वहां मुझे फ्री हैंड था, मैं कुछ भी करूँ, कैसे भी एक्सपेरिमेंट्स करूँ, तो उसने मेरी क्वालिटीज को मुझे लगता है ज्यादा एनहेंस किया। और आपने ये भी अपने प्रोफाइल में लिखा था कि आप कई सोशल इश्यूज जैसे कि यूनिसेफ या ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपने काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इशू बेस्ड कार्यक्रम बनाने का भी आपको मौका मिला, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? बिल्कुल। कम्युनिटी रेडियो सेक्टर इंडिया में जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, और उस वक्त भी जिस तरह से नए नए रेडियो स्टेशंस खुल रहे थे, तो क्योंकि हम लोग दिल्ली बेस्ड थे, तो ये बहुत अच्छा रहा कि मुझे IIMC के थ्रू अपना रेडियो को रिप्रेजेंट करने का कम्युनिटी रेडियो सेक्टर में बार बार मौका मिला। पूरे इंडिया में जगह जगह जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती थी उसमें मुझे जाने का मौका मिला और कम्युनिटी रेडियो पर बात रखने का मौका मिला। वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसमें कि कम्युनिटी रेडियो सेक्टर क्या है, वास्तव में कम्युनिटी रेडियो के लिए प्रोग्रामिंग का मेथड क्या है, तरीका क्या है, किस तरह से हम लोग कम्युनिटी मीडिया को ऑपरेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें मुझे सीखने को मिली। तो कई ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स रहे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, यूनिसेफ जैसी संस्थाओं के साथ, चाइल्ड राइट्स पर, जेंडर सेंसिटाइजेशन पर, जिनकी हमने बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज बनाई। और पूरे इंडिया में अलग अलग कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट वो सीरीज हुई हैं। कई ऐसी सर्विसेज हैं जो कम्युनिटी मीडिया में कम्युनिटी रेडियो के अलावा काम कर रही हैं। बहुत सारी IVRS सर्विसेज हैं, बहुत सारे अखबार हैं जिनमें हमारे वो प्रोग्राम्स का कंटेंट पब्लिश होता था। तो एक डीप जो अंडरस्टैंडिंग है मेरी कंटेंट को लेकर, वो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो ने बहुत ज्यादा उसको डेवलप करने में मेरी बहुत मदद की। To support our work with the blind and visually impaired, you can visit the donate page on our website www.scorefoundation.org.in. Please note www.scorefoundation.org.in. आज कमल, आप ऑल इंडिया रेडियो में एज अ न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं, तो ऑल इंडिया रेडियो में आने का आपको मौका कैसे मिला? यहाँ मैं आईवे को जरूर थैंक्स कहना चाहूंगा कि एक बार 2017 में एक पोस्ट मैंने आईवे के ही थ्रू एडवर्टीजमेंट देखा था। यूपीएससी ने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन सर्विसेज में प्रोफेशनल्स की कुछ पोस्ट एडवर्टाइज की है, मुझे मैसेज मिला, तो मैंने लास्ट डे वो फॉर्म सबमिट किया यूपीएससी की वेबसाइट पर जी। और उसमें जो मेरा क्वालिफिकेशंस था, उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा था, मास कम्युनिकेशन की कुछ डिजायरेबल एसेंशियल जो क्वालिफिकेशंस थी, मीडिया में कुछ साल का प्राइवेट मीडिया में और काम का एक्सपीरियंस मांगा था। तो उस स्क्रूटनी में सिलेक्शन होने के बाद इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल भी आया यूपीएससी से, और यूपीएससी के उस इंटरव्यू में मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। करीब आधे घंटे तक वो इंटरव्यू चला और अच्छा एक पैनल इंटरव्यू के साथ साथ एक अच्छा डिस्कशन हुआ उन पैनलिस्ट्स के साथ जो इंटरव्यू हमारा ले रहे थे। तो मुझे श्योर था इस बात को लेकर कि कॉन्फिडेंट था कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात थी, लेकिन होना चाहिए ये मैं सोच रहा था। और रिजल्ट आया तो उसमें मेरा नाम भी था, और उसके बाद मैं यूपीएससी के थ्रू इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में आया। और मिनिस्ट्री में, क्योंकि मेरा ऑल इंडिया रेडियो से मैं जुड़ा हुआ था, तो शायद मैंने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया मिनिस्ट्री में। जब उनसे पूछा गया कि आप पोस्टिंग कहाँ लेना चाहते हैं शुरुआत में, तो मैंने अपना इंटरेस्ट जाहिर करते हुए रेडियो को ही कहा, ऑल इंडिया रेडियो। तो उन्होंने फिर मुझे ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज सर्विसेज डिवीजन में पोस्टिंग दी है एज अ न्यूज एडिटर। न्यूज एडिटिंग, एज अ न्यूज एडिटर आपका जॉब रोल क्या था? बेसिकली अभी
न्यूज सर्विसेज डिवीजन में मैं एक न्यूज एडिटर के तौर पर वहाँ न्यूज कंटेंट तैयार करने के साथ साथ उसका सुपरविजन करता हूँ। न्यूज प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं उसको एक एडिटर के तौर पर उनका सुपरविजन होता है। जैसे कि आप लोग इंटरेस्टिंग जो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं डिस्कशंस के, स्पॉटलाइट, ये बहुत एक फेमस प्रोग्राम है, आप सुनते होंगे हमारे बहुत सारे लिसनर्स। तो उस प्रोग्राम का भी मैं कई बार एडिटर रहता हूँ। हिंदी में सुर्खियों में, मंथन, डिस्कशन के कंट्री वाइड, करंट अफेयर्स, इस तरह के प्रोग्राम्स का मैं एडिटर रहता हूँ। उसका कंटेंट क्या है, किस तरह कंटेंट में क्या जाना है, कंटेंट में कौन से एक्सपर्ट्स होंगे, एक्सपर्ट्स के साथ इनफैक्ट, क्योंकि मेरा एडिटर्स के अलावा मेरा इंटरेस्ट शुरू से मॉडरेट करने में और इस तरह से भी इंटरेस्ट रहा है, तो मैं अपने एडिटर की रोल्स के साथ साथ उन डिस्कशंस को मॉडरेट भी करता हूं, क्योंकि मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट है। और मैंने जाहिर भी किया था वहाँ जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जो डायरेक्टर जनरल और हमारे डायरेक्टर्स हैं, तो उन्होंने जरूर इस बात के लिए मुझे प्रोत्साहित किया कि आप मॉडरेट भी कीजिए, आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए। मुझे वहां भी फ्री हैंड दिया गया। तो अभी मैं ऑल इंडिया रेडियो में डिस्कशंस मॉडरेट करता हूं, उनके एज ए एडिटर उन डिस्कशंस को ऑर्गेनाइज भी करता हूं। और साथ में ऑल इंडिया रेडियो में जितने भी फीचर्स हैं, स्पेशल फीचर्स, डॉक्यूमेंट्रीज, उनके लिए कंटेंट तैयार करता हूं, उनको लिखता हूं और उनको प्रेजेंट भी करता हूं वॉइस के जरिए अपनी। उनकी एडिटिंग भी करवाते हैं हम लोग। और मुझे अपनी इस सर्विस में बहुत अच्छे मौके भी मिले हैं। यूजुअली जो मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, तो मुझे उनके साथ मौका मिलता है बातचीत करने का, इंटरेक्ट करने का। और मैं अपने जो ऑफिसर्स हैं हमारे सीनियर, उनका इस मामले में मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे वो ऑल इंडिया रेडियो को रिप्रेजेंट करने के लिए इस मामले में भेजते हैं कि जो जितने भी ऑफिशियल्स हैं, इनफैक्ट अभी जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं, चाहे हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हों, अपने नेचुरल जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हों, अपने हरदीप सिंह पुरी साहब, भूपेंद्र यादव साहब, और अपने रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हों, उनके साथ मुझे मौका मिला बातचीत करने का रिसेंटली इसी साल। मैं आपसे अभी यहाँ पूछना चाहूंगा, तो आपने जिक्र किया कि आप कई मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स वगैरह के साथ भी साक्षात्कार या कार्यक्रम करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इसके लिए काफी प्रिपरेशंस का भी जरूरत होगा शायद। और ये प्रिपरेशंस और बाकी जो टूल्स आप अपने काम में सक्षम होने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में थोड़ा शेयर करेंगे? जरूर जरूर। सबसे पहले टूल्स पर मैं आता हूँ जी। हमारे लिए मीडिया के फील्ड में, कम्युनिकेशन की फील्ड में चीजें चैलेंजिंग तब बन जाती हैं जब हमारे पास एक तो एबिलिटी जरूर होती है, लेकिन उन एबिलिटीज को इस्तेमाल करने के लिए टूल्स की हमारे पास कमी होती है। तो शायद हम लोग रुक जाते हैं कि हम कैसे करेंगे। जी। तो इसमें मैं जो सबसे बड़ा रोल अपना मानता हूं अभी तक, ब्रेल स्क्रिप्ट एक बहुत बड़ा मेरे लिए इम्पोर्टेंट एक माध्यम रहा है, मीडियम रहा है, जिससे कि मैं अपनी आवाज को लोगों के सामने रख पाया हूं। मुझे लगता है कि अगर ब्रेल जैसी चीज मेरे पास न होती जी, तो शायद मैं माइक तक ना पहुंचता। क्योंकि आप 2 मिनट 4 मिनट अपनी बात रख सकते हैं, स्पॉन्टेनियस बोल सकते हैं, लेकिन आपको अगर 15 मिनट की कोई डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट पढ़नी है, आधे घंटे का समाचार न्यूज पढ़ना है, उसके लिए आपके पास रिटन में एक जरिया होना चाहिए। और उस बीइंग ए टोटली ब्लाइंड, जबकि आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते हैं, जो हमारा प्रिंटेड स्क्रिप्ट है, तो उसको पढ़ने के लिए आपके पास, और हमारे पास ऑडियो में भी शायद इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि ऑडियो जो सिंथेसिस, स्पीच सिंथेसिस है, कि आप उनको रिपीटेशन में सुने फिर पढ़ें। आपको लाइव प्रोग्राम में अगर किसी चीज को पढ़ना है, 15 मिनट 10 मिनट की स्क्रिप्ट, वो भी न्यूज कंटेंट में, मीडिया में, एज एन आरजे तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल फॉर्मल मीडिया में जब आप आते हैं तो उसके लिए शायद मुझे लगता है ये ब्रेल टूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा, डेफिनेटली आपकी जो एडिटिंग स्किल्स हैं, साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स जी, उस पर पकड़। क्योंकि जब रेडियो में मैं काम करना शुरू किया, तो रेडियो में काम करने के साथ साथ अगर मुझे किसी चीज से वहां के एनवायरनमेंट को डिपेंडेंट करना था, मतलब लोगों को डिपेंड करना था अपने आप पर, तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स बहुत काम आए। तो वहां का ज्यादातर काम एडिटिंग का, अगर मैंने चाहे वो आईएमसी का अपना रेडियो में काम किया हो या दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम किया हो, तो उसमें खुद ही एडिटिंग करके जब मैं प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया करता था, तो एक बहुत अच्छा मैसेज ये गया कि
हम एफिशिएंट हैं एडिटिंग इस तरह की चीजों को के टूल्स को इस्तेमाल करके कि हम खुद से काम प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। वो वॉइस तो दे ही सकते हैं, स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोड्यूस भी खुद कर सकते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर्स ने मेरा बहुत रोल निभाया। सो ब्रेल हुआ, एडिटिंग स्किल्स हुए, जी। तीसरा टूल क्या था? तीसरा कंप्यूटर स्किल्स। आपका जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स हैं, स्पीच सिंथेसिस हैं, उस पर आपकी कमांड, आपकी टाइपिंग स्पीड्स, टाइपिंग चाहे वो हिंदी टाइपिंग हो, इंग्लिश टाइपिंग हो, उस पर आपकी कमांड, और आपका जो टेक्निकल स्किल्स हैं, क्योंकि कई बार आपको रेडियो जैसी फील्ड में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करने पड़ जाते हैं, चाहे वो शेड्यूलिंग हो प्रोग्राम की, उससे रिलेटेड है, आपको अलग अलग तरह से उस पर काम करना पड़ जाता है। तो उन सब चीजों की टेक्निकल स्किल्स का, नॉलेज का होना, मतलब सब चीजों का एक मिला जुला रूप, ब्रेल से लेकर आपका कंप्यूटर के हर तरह के टेक्निकल एस्पेक्ट्स तक, वो सब जितने भी टूल्स थे उसने मुझे लगता है कि एक फुल फ्लेज्ड एक तैयार कर दिया कि मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर से भी, ब्रेल से भी, ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर से भी, पूरा एक लैपटॉप अगर मेरे पास हो और एक रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले मेरे पास हो तो मैं पूरा, मुझे लगता है, और एक मेरा रिकॉर्डर्स, मेरे माइक्स मेरे साथ हो, तो रूम में बैठे ही मैं पूरा रेडियो चला सकता हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस मुझे आता है। और अभी भी मैं अपने बैग में एक पूरा स्टूडियो लेकर चलता हूँ, चाहे वो प्रोफेशनल रिकॉर्डर्स हो, लैपल माइक्स हो, लैपटॉप हो, या एक ऑर्बिट का कोई रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले हो, कभी भी किसकी जरूरत पड़ जाती है तो एक मेरे बैग में हमेशा ये पूरी सारे टूल्स अभी भी अवेलेबल रहते हैं। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए किसी फील्ड में फंस गए, वहां से रिपोर्ट भेजनी पड़ी, रिपोर्ट तैयार करनी पड़ी, और वहां आपको कोई एडिटर नहीं है, कोई प्रोडक्शन असिस्टेंट नहीं है, कोई आपके पास वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं है, न्यूज रीडर नहीं है, तो सारा काम खुद ही करना पड़ जाता है। तो इस तरह से हर चीज, ये सारी चीजें हमेशा मेरे पास रहती हैं और इन टूल्स ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया है। सो आपने ये भी कहा कि हमने पूछा था कि ये ब्यूरोक्रेट्स, मंत्री और पॉलिटिशियन वगैरह से भी आपको अक्सर इंटरव्यू करना पड़ता है, तो उसके लिए तैयारी क्या होता है? उसके लिए रिसर्च, अगर मैं किसी मंत्री के लिए इंटरव्यू लेने जा रहा हूं तो मुझे, या किसी भी एक्सपर्ट के साथ, किसी भी डिप्लोमेट्स के साथ, तो मैं अपने लिए इस तरह से तैयार रहता हूं कि मैं वो जो आंसर दे उसका मुझे कंटेंट मालूम हो, और मैं एक ऐसा वहां पर व्यक्ति ना लगूं कि मैं बिल्कुल अनजान हूं चीजों से। तो हो सकता है कि जिस सब्जेक्ट पर मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूं उसकी तैयारी मुझे 1-2 दिन पहले से ही करनी पड़े, और मैं उसके लिए हजारों आर्टिकल्स मुझे पढ़ने पड़े, चीजें पढ़नी पड़े, चाहे वो न्यूज़पेपर से हो, अलग अलग जगह से, रिसोर्सेज से हो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के आर्टिकल्स हो, मिनिस्ट्रीज के अपने आर्टिकल्स हो। तो एक बहुत रिसर्च है इस फील्ड में, क्योंकि हम लोग अगर फॉर्मल क्वेश्चंस तैयार करके चले जाएं और हो सकता है उसने कुछ ऐसी चीज बोली जो हमें मालूम ही नहीं है, तो फिर फंस जाएंगे, बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है। करेक्ट। और कई बार क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए बीच में आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट को वो बोल रहे हैं। तो इसलिए जब भी मैं इंटरव्यू लेने जाता हूं तो पूरा दिन सुबह से लेकर मैं पढ़ना शुरू कर देता हूं, शाम तक मेरी वो पढ़ाई पूरी होती है। कई सारे आर्टिकल्स खंगालना, उनको पूरा तैयार करना, चीजों कंटेंट को समराइज करना, सब चीजें एक 10 मिनट के इंटरव्यू के लिए हो सकता है मुझे 4-5 घंटे की मेरी उसके पीछे रिसर्च की मेहनत हो। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, और मुझे ये फायदा इससे मिल रहा है कि मेरी नॉलेज लगातार इससे एनहांस हो रही है, क्योंकि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, कल्चर, एजुकेशन, हर फील्ड में मुझे इंटरव्यू करने पड़ते हैं। तो रोजाना कुछ ना कुछ चीज पढ़नी ही पड़ती है। बिल्कुल, इससे मेरी पढ़ाई भी हो रही है। कई बार तो मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि अब तो तुम सिविल सर्विसेज के लिए जो और तैयारी करके एग्जाम्स दो, लेकिन मुझे लगता है कि यही फील्ड मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें मैं अच्छा काम कर पा रहा हूँ। आपके कविताओं का जो कलेक्शन है उसमें से अगर आप चंद लाइन सुनने वालों को सुनाए तो अच्छा रहेगा। जरूर सर। मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने जब कॉलेज में ही था, स्टीफेंस कॉलेज में, तो एक मेरे दिमाग में, क्योंकि वहां आप जानते हैं कितना अच्छा डीयू का एनवायरनमेंट है, सुबह सुबह कॉलेज में एक बार मैं घूम रहा था मॉर्निंग वॉक के लिए, तो एक मेरे दिमाग में कुछ लाइन आई थी, और उस कविता को जब मैंने उसी दिन लिखा, और अगले दिन कंपटीशन में था पोएट्री रेसिटेशन का, तो डीयू में मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला था उसके लिए। उसकी 2-4 लाइन आपको सुनाता हूँ कि मॉर्निंग वॉक पर चलते हुए क्या एक दिमाग में तस्वीरें आती हैं। वो हिंदी में था इस तरह से कि मैं चल रहा हूं गाड़ियों से जब सड़क आजाद है, मैं चल रहा हूं गाड़ियों से जब सड़क आजाद है, खामोश पत्तों को अभी तक वो कहानी याद है।
मैं चल रहा हूँ गाड़ियों से जब सड़क आजाद है, खामोश पत्तों को अभी तक वो कहानी याद है। फुटपाथ पर लेटा हुआ वो आदमी किस ओर भागा जी। फुटपाथ पर लेटा हुआ वो आदमी किस ओर भागा, किस तरह गाड़ी से गिरकर प्राण तजता वो अभागा। जी। यानी अपने प्राण उसने खो दिए। किस तरह गाड़ी से गिरकर प्राण तजता वो अभागा, कि फुटपाथ पर लेटा हुआ वो आदमी किस ओर भागा, किस तरह गाड़ी से गिरकर प्राण तजता वो अभागा, किस तरह कुचले हुए उस जानवर ने था पुकारा, उस अनसुनी आवाज को बस सुन सका यमलोक सारा। उस निकलती भीड़ की आवाज जिंदाबाद है, रैलियां वैलियां निकलती हैं दिन भर। जी जी। उस निकलती भीड़ की आवाज जिंदाबाद है, मैं चल रहा हूँ गाड़ियों से जब सड़क आबाद है। वाह। पहले आजाद था, अभी आबाद हो गया। आबाद है। So it's very appropriate. So कमल, wonderful talking to you. आपने टाइम निकाला और हमारे पॉडकास्ट में शामिल हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया and wish you the very best. And जाहिर है कि आपका जो करियर है कई दृष्टिबाधित ब्लाइंड लोगों को प्रोत्साहित करेगा। थैंक यू सो मच। ये है रोशनी का कारवां। This podcast was brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी का कारवां, रोशनी। ये है रोशनी का